गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट का डीपीपी नंबर 1। ओके, जो आपका बचा हुआ था उसको मैं आज सॉल्व करूंगा। इसके साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि मैंने जैसा कि बताया था आपको कि हम लोग उस वाइट बोर्ड के साथ साथ इस बोर्ड का भी अब इस्तेमाल करेंगे, दोनों बोर्ड का यूज करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि दोनों बोर्ड का अपना अलग मजा है। ठीक है, उस पर भी पढ़ाई होगी और इस पे भी होगी। खासकर क्वेश्चन डिस्कशन में ये बोर्ड ज़्यादा कंफर्टेबल होगा हम लोगों के लिए। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को कम समय में कर पाएंगे और साथ ही साथ आपके सामने प्रॉब्लम भी दिखता रहेगा। जैसे देख लो, अभी क्या है कि पहले मेरे को बोलना पड़ता था कि आप क्वेश्चन डीपीपी में जाके देखो नंबर 1 नंबर 2। अभी क्या है, स्क्रीन पे, अब स्क्रीन पे है, तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, जैसा कि तुम देख रहे हो। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो 1 को जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन भी तुम्हारे सामने है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे और हम लोग को जो चॉइसेस हैं, अब रही बात सॉल्व कहाँ पे करेंगे, तो इसके लिए भी कुछ नहीं करना है, अपने को स्पेस यहाँ बन जाएगा, ठीक है ना, बीच में स्पेस बन जाएगा और मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे लिए और भी आसान हो गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है ना। और जब भी अपने को स्पेस चाहिए होगा तो बीच में स्पेस है, तो हम लोग कर लेंगे। तो ये एक फ़ायदा हम लोग उठाएंगे इस बोर्ड का, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने में। ओके, और इस तरीके से जो आपका वो HCV का जो सीरीज़ था वो स्टॉप किया हुआ था मैंने पिछले वीक में। और साथ ही साथ जो हम लोग 20 ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस, यानी अपना टारगेट जो है JEE 2021 और नीट 2021 यानी नेक्स्ट ईयर का, उसके लिए हम लोग प्रिपरेशन करने के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए आपको क्वेश्चन बैंक के थ्रू जितने भी, जैसे मान लो भी हम लोग अब मैग्नेटिज्म में पहुंच गए, तो जो हमने इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है ना, या फिर उधर 11th वालों बच्चों को मोशन चल रहा है, तो अभी इससे क्या फ़ायदा होगा कि हम लोग नॉर्मल क्लास कर रहे हैं, नॉर्मल डीपीपी कर रहे हैं और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत सारे प्रैक्टिसेस कर पाएंगे जिससे कि अपने को कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर सकें। इसके साथ ही साथ जो बोर्ड का ऑब्जेक्टिव है, ओके बच्चों, जो बोर्ड का ऑब्जेक्टिव है आपका MCQ है, वो भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा पाऊँगा, क्योंकि अगर बोर्ड पे हर क्वेश्चन को लिखना पॉसिबल नहीं होता है तुम्हें पूछने के लिए। अब इसमें क्या है कि एक तरफ से रहेगा और मैं पूछता चला जाऊंगा और आप उसका आंसर करते चले जाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग अपनी सर्विसेज को और इम्प्रूव कर दे रहे हैं, जो आपको नेक्स्ट वीक से, मतलब कि आज से तो शुरुआत हो ही गई है, जिसका असर आपको इस वीक से दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये एक इन्फॉर्मेशन था। अब हम लोग अपने काम की बात शुरू करते हैं। तो हम लोगों का ये डीपीपी इसलिए इस डीपीपी को मैंने होल्ड करके रखा हुआ था कि पहला डीपीपी मैं यही डिस्कस करूंगा इस बोर्ड के ऊपर, ठीक है ना, और बाकी अपना जो पढ़ाई उस बोर्ड के ऊपर भी मैं करूंगा, क्योंकि वो बोर्ड मेरे को भी प्यारा है, उस पर चीज़ों को लिखने में मज़ा आता है। तो वो भी रहेगा, ये भी रहेगा, दोनों को जहाँ जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हम और तुम फील करेंगे, वो दोनों का प्रॉपर यूज होगा। ओके बच्चों, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से देखना शुरू करें। बच्चों, अब हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो नंबर 1 में देखो आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे। तो नंबर 1 में आपसे कह रहा है कि 2 रॉड्स A एंड B, रॉड A एंड रॉड B, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है बच्चों, सेम, और लेंथ भी क्या है, सेम। दोनों को सीरीज में लगाया गया है, सोर्स और सिंक। अब ये सिंक जो शब्द है, सिंक, तो आपको लगेगा कि ये सिंक क्या है। तो सिंक जो है कोल्ड इंड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बच्चों, कोल्ड इंड को, है ना। कोल्ड इंड का ही एक नाम, लो टेम्परेचर वाले का नाम सिंक होता है। दरअसल ये हीट इंजन में हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो, सीधी सी बात है कि आपको पूछ रहा है, बहुत सिंपल सी रेशियो पूछ रहा है, किसका, थर्मल रेजिस्टेंस का। तो एकदम आसान है, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। तो ये पहला रॉड है आपका A और ये दूसरा रॉड है आपका B। तो हम लोग सबसे पहले RA लिखते हैं। तो RA का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो लेंथ है L, क्रॉस सेक्शनल एरिया है A और कंडक्टिविटी है इसकी 3K। तो ऑटोमेटिकली याद करो, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला था वो था 3K
तो L अपॉन 3K इंटू ए, और आर बी हो जाएगा बच्चों, आर बी हो जाएगा L अपॉन के ए, ठीक है ना, L अपॉन के ए। तो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको रेशियो निकालना है। तो आर ए अपॉन आर बी करोगे, आर ए अपॉन आर बी करोगे, तो इसको इस पे डिवाइड करोगे आप, तो इसमें इसको डिवाइड करोगे तो क्या कैलकुलेट होके आएगा, बाकी चीज़ें तो कैंसिल हो जाएंगी, तो एक ही चीज़ कैलकुलेट होके आएगा बच्चों कि 1/3। आप देख लो, डिवाइड करो इसमें से, तो 1/3 आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो गया, तो आंसर हो गया ए। और ऐसे भी इतना करने का था नहीं बच्चे, सब कुछ तो सेम ही है ना, लेंथ सेम है, एरिया सेम है, ठीक है ना, और सिर्फ कंडक्टिविटी इसकी 3K है, इसकी K है, तो कंडक्टिविटी अगर 3 गुना है तो रेजिस्टेंस इसका 3 गुना कम होगा, दैट्स वाई रेशियो आपका आएगा 1/3। तो आई थिंक इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, कहता है इन प्रीवियस क्वेश्चन इफ TA एंड TB इज द टेम्परेचर ड्रॉप अक्रॉस रॉड A एंड B देन TA बाई TB। अब एक चीज ध्यान देना बच्चे, यहां पे जो है पहले क्वेश्चन ये देख लो, ये 100 डिग्री है, 0 डिग्री है, 100 डिग्री 0 डिग्री। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहां पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो हम लोग डायग्राम क्या बना लेंगे, तो देखो ये पहला रॉड हो गया, ठीक। अब यहां पे हमारा ये है आपका 100 डिग्री, ठीक है, ये दूसरा रॉड हो गया। अब ये दूसरा रॉड जो है यहां पे है आपका 0 डिग्री, ओके। तो ये रॉड A है एंड ये रॉड B है, लेंथ तो दोनों का सेम है बच्चे, तो लेंथ दोनों का सेम है और एरिया भी दोनों का सेम है, एरिया भी दोनों का सेम है। और कंडक्टिविटी की बात करोगे, इसकी 3K और इसकी कितनी है K। तो तुमको पता है कि स्टेडी स्टेट में जो हीट का फ्लो है वो सभी रॉड से क्या होता है, सेम, हीट का फ्लो तो सेम ही होगा। तो देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कि TA एंड TB इज द टेम्परेचर ड्रॉप, जो इसके और यहाँ के बीच का जो डिफरेंस है उसको ये बोल रहा है TA, याद रखना डिफरेंस, और यहाँ के बीच के डिफरेंस को क्या बोल रहा है बच्चों, TB, ओके। तो अब एक काम करते हैं, हम लोग लॉ ऑफ कंडक्शन के हिसाब से काम करते हैं। सबसे पहले H रॉड A के लिए, फॉर A, किसके लिए काम कर रहे हैं बच्चों, A के लिए। तो रॉड A के लिए आप देखो H इक्वल्स टू क्या लिखोगे, तो याद करो बच्चों, हीट करंट होता है आपका टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस, तो इसके रेजिस्टेंस को मान लेते हैं R, ठीक है। फॉर रॉड B, फॉर रॉड B, रॉड B के लिए अगर हीट करंट लिखें तो उसके लिए भी H ही लिखेंगे, है ना। और उसके लिए जो H लिखेंगे तो उसमें आप देखो यहाँ पे फिर से लिखेंगे टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस, तो इसका रेजिस्टेंस इससे 3 टाइम्स है, ऐसा हमने देखा है अभी कुछ देर पहले ही। ऐसे भी इसका 3K है, इसका K है, 3 टाइम्स है, तो यहाँ लिख दोगे 3R। अब देखो जो पहला रॉड है बच्चों, इसके अक्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसको हम लोग मान लो A बोल रहे हैं, है ना, डेल्टा TA, इसके डिफरेंस को डेल्टा TB। अब ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, तो हीट करंट का जो फ्लो है वो तो दोनों में सेम है, तो सीधा आप लिखोगे, सीधा यहाँ पे लिखोगे डेल्टा TA अपॉन R इक्वल्स टू डेल्टा TB अपॉन 3R, है ना। और डेल्टा TA को ही, ये डिफरेंस है टेम्परेचर डिफरेंस, तो यहां से R और ये R कैंसिल, तो ऑटोमेटिकली बच्चों डेल्टा TB यानी डिफरेंस अक्रॉस A अपॉन डिफरेंस अक्रॉस B, ठीक है ना, डिफरेंस अपॉन A अक्रॉस डिफरेंस अपॉन B जो आपका आएगा, ये आ जाएगा 1/3 के रेशियो में। क्लियर है, किसके रेशियो में आ जाएगा, 1/3 के रेशियो में। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो 2 आइडेंटिकल स्क्वायर रॉड्स, याद रखेंगे कैसा रॉड है, स्क्वायर रॉड्स ऑफ मेटल आर वेल्डेड एंड टू एंड एज शोन इन फिगर, ठीक है ना। पहले उसको वेल्ड किया गया आपका इस फिगर के हिसाब से, इसका मतलब ये सीरीज में, ओके। यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो गया इस तरीके से सीरीज में,
ये R, ये R, ठीक है। फिर कहता है 20 कैलोरी ऑफ हीट फ्लोज थ्रू इट इन 4 मिनट्स। अब इसमें से जो हीट फ्लो हो रहा है H1, उसकी वैल्यू दी गई है, एंड H1 इक्वल्स टू, तुमको पता है, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट अपना यहाँ पे कितना है, तो ये R और R कितना हो गया, 2R। तो R और R हो गया 2R। तो H1 जो है, H1 की वैल्यू लिखो, तो H1 है आपका 20 कैलोरी कितने टाइम में, 4 मिनट्स में। तो ऐसा करते हैं, 20 टोटल हीट हो गया और टोटल टाइम कितना लगा बच्चों, 4 इज इक्वल टू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट लिख दोगे 2R। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। फिर कहता है कि रॉड्स को इस फिगर के हिसाब से लगाया गया। तो यहाँ पे क्या किया गया है, एक रॉड के ऊपर दूसरा रॉड, तो ये हो गया आपका पैरेलल। तो पैरेलल में हो गया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा बच्चों, पैरेलल में है, ठीक है ना, एक के ऊपर दूसरा। तो ये आपका R हो गया, ये R हो गया। तो फिर पूछ रहा है आपसे क्या, कि सेम अमाउंट ऑफ हीट को जाने में कितना टाइम लगेगा। तो भाई ऐसा है कि यहाँ पे लिखोगे फिर से H2 इक्वल्स टू टेम्परेचर डिफरेंस, तो वही लेना है 0 100, इसमें भी 0 और 100 ही होगा, है ना, छूट गया डायग्राम में। तो टेम्परेचर डिफरेंस तो वही होगा, लेकिन R इक्विवेलेंट अब चेंज हो जाएगा। तो पैरेलल में तुम्हें पता है R और R का क्या हो जाता है, R/2। तो ऑटोमेटिकली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, H2 की जगह लिखेंगे 20 कैलोरी, हीट उतना ही जाना है, टाइम T निकालना है अपने को, और यहाँ लिख देना है डेल्टा T, है ना, टेम्परेचर डिफरेंस वही है, और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/2, क्योंकि पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा बच्चों, R/2। ओके, तो ये 2 ऊपर भेज दो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा टी बाई आर। अब देखो डेल्टा टी बाई आर, ओके, तो डेल्टा टी बाई आर की वैल्यू वहाँ पे हम लोग पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा आपका 20 बाई टी, और जहाँ तक रही बात, ये 2 तो रहेगा ही आपका, और डेल्टा टी बाई आर की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो यहाँ पे डेल्टा टी बाई 2R है, तो डेल्टा टी बाई 2R की वैल्यू जो है वो है 20/4, मतलब कैंसिल करोगे तो एक तो पहले इसको 2 से इसको कैंसिल कर दो 2 टाइम्स में, और ये हो जाएगा 10 टाइम्स। तो 2 इंटू डेल्टा टी बाई आर के जगह 10 लिख दोगे, नहीं लिख सकते क्या, तो एकदम आराम से लिख सकते हैं ना भाई। डेल्टा टी बाई आर जो होगा आप देख लो, ये 2 इधर आएगा, 40/4 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या हुआ, ये 20 ये 20, तो T इक्वल्स टू सीधा हो गया आपका, ओके। तो 1 मिनट जो आपका है ये आंसर हो गया। क्लियर है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपना फोर्थ है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर, मरकरी एंड ग्लास आर रिस्पेक्टिवली Kc, Km, Kg, ठीक है ना, कॉपर, मरकरी, ग्लास। और सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी है, तो कॉपर की, उसके बाद मरकरी की है, और सबसे कम है आपकी ग्लास की, ओके। चलो, इफ द सेम क्वांटिटी ऑफ हीट इज टू फ्लो पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ऑफ ईच, then the corresponding temperature gradient are Xc, Xm and Xg, ओके। तो आपको इन सभी में क्या करना है, रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, ओके दोस्तों। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया बच्चों, इसको ना आप Xg कर देना, Xg है ये, ठीक है ना, Xg है। तो देखो क्या बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है, सेम क्वांटिटी ऑफ हीट इज टू फ्लो पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, है ना। तो दोस्तों ऐसा है कि H इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, KA डेल्टा T अपॉन L, H है रेट ऑफ हीट फ्लो। अगर इस A को इधर ले आवे बच्चों, तो ये हो जाएगा हीट, ये ऑलरेडी आपका है क्या, ये ऑलरेडी है Q अपॉन T, हीट पर यूनिट टाइम, H ऑलरेडी है Q बाई T, हीट अपॉन टाइम। अब अगर हम लोग यहाँ पे इधर A से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा आपका हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इधर क्या बच जाएगा बच्चों, K इंटू
डेल्टा टी बाई एल, ठीक है। और ये जो डेल्टा टी बाई एल है इसी को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट। इस डेल्टा टी बाई एल को यानी टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी बाई डिस्टेंस को ही हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो ऑटोमेटिकली अब देखो यहां फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, H अपॉन ए इक्वल टू K इंटू एक्स, क्योंकि ये x किसको बोल रहा है बच्चों, x बोल रहा है टेम्परेचर ग्रेडियंट को, और ये सभी के लिए क्या है, सेम। तो इसका मतलब है कि K इंटू एक्स जो हो गया क्या हो गया, कांस्टेंट। ये क्या हो गया अपना कांस्टेंट। तो K इंटू एक्स अगर कांस्टेंट है तो सीधी सी बात है जिसका K ज्यादा होगा उसका x कम होगा। तो K का आप देखो ऑर्डर ये है, K का ऑर्डर ये है तो x का ऑर्डर ठीक रिवर्स हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं यहां पे xc से ज्यादा होगा xm से ज्यादा होगा xg। ओके, तो दिस इज द राइट आंसर, और ये अपना कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो आप इस तरीके से समझो कि इसमें क्या क्या दिमाग लगाना था, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन तो था नहीं। ओके दोस्तों, चलो किसी को कुछ लिखना है तो जल्दी से लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिख लिया आपने, चलो ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका 2 रॉड्स ऑफ लेंथ D1, रॉड्स की जो लेंथ दी गई है बच्चों वो है D1 और D2। रॉड्स की जो लेंथ दी गई है वो है D1 एंड D2। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है K1 एंड K2। केप्ट टचिंग ईच अदर, दोनों को एक साथ रखा गया। बोथ हैव सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये दोनों रॉड को कैसे अरेंज किया गया होगा। तो देखो ऐसा स्पष्ट तो लिखा हुआ है नहीं, लेकिन हम लोग मान के चलेंगे कि ये दोनों जो है वो सीरीज में होगा। क्यों भाई, तो अंदाज़ा लगाते हैं। अंदाज़ा क्या है लगाने का मेरा वजह, एक तो दोनों की लेंथ अलग अलग है D1 D2 जो कि सीरीज में नॉर्मली होता है, और सीरीज में क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो सेम होता है जितना भी हमने केस देखा है। तो हम लोग मान के चलेंगे कि ये किस में है बच्चों, सीरीज में। तो ये K1 है, ये K2 है, तो इसका इक्विवेलेंट निकालना है। तो एक तो मैंने आपको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला आपको बता दिया है कि सीरीज में K1 K2 अगर हो तो जो आपका K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होना चाहिए वो मैंने आपको बता रखा है। अगर तब भी आप भूल गए तो आप ये फॉर्मूला लगा लो, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 लिख सकते हैं। और R इक्विवेलेंट मतलब इन दोनों रॉड के जगह सिर्फ एक रॉड लेंगे जिसकी लेंथ होगी कितनी, D1 प्लस D2, जिसकी लेंथ होगी D1 प्लस D2। ओके, तो और ए क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा A, और इसका K इक्विवेलेंट होगा K इक्यू लिख लेते हैं। तो R इक्विवेलेंट की जगह क्या लिखोगे, तो देखो क्या लिखेंगे, D1 प्लस D2 जो वो हाइपोथेटिकल रॉड होगा उसकी टोटल लंबाई हो गई, प्लस K इक्विवेलेंट इंटू एरिया। ये R इक्विवेलेंट की जगह लिख सकते हैं। R1 क्या होगा बच्चों, R1 हो जाएगा D1 डिवाइडेड बाई K1, है ना, K1 इंटू एरिया आपका हो जाएगा आपका A प्लस D2 अपॉन K2 इंटू एरिया हो जाएगा A। अब जितना भी A है इन सभी को आप कैंसिल कर दो, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आप देखो क्या कैलकुलेट होके आ रहा है। तो कैलकुलेट होके क्या आएगा ये तुम देख सकते हो बच्चों। तो दोस्तों देखो ये कितना आ गया आपका, D1 प्लस D2 अपॉन K इक्विवेलेंट, ठीक है ना। और इधर क्या आ रहा है अपना, इधर आ रहा है ऊपर में D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2। ओके, अब एक काम करते हैं, अगर से एकदम आराम से देखो इसको पूरा इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो सीधा हम लिख सकते हैं K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाई D1 अपॉन K1 एंड D2 अपॉन K2, जो कि हमारा आंसर नंबर 4 में आ रहा है।
तो इसमें तो कुछ था नहीं, आपसे सॉल्व हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो हो जाएगा आपका 4th हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ लिखना है जल्दी से आप लिख लो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि बहुत इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर, है ना। कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज 9 टाइम्स दैट ऑफ स्टील। जो कॉपर की जो कंडक्टिविटी है वो 9 गुनी है किसकी, स्टील की। कॉपर की कंडक्टिविटी 9 टाइम्स है किसके, स्टील की। इन द कंपोजिट सिलेंडर बार शोन इन फिगर व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ जंक्शन। तो आपको जंक्शन का टेम्परेचर निकालना है, ठीक है ना दोस्त। तो इसको हम लोग ये जंक्शन का टेम्परेचर निकालना है, और ये याद रखना है आपको कि कॉपर की जो कंडक्टिविटी है वो 9 टाइम्स है। ओके, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत सिंपल है, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखो क्या करना है अपने को यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, ये जो फैक्टर है 9 टाइम्स। ओके, तो हम लोग कॉपर के लिए, तो सबसे पहले काम कॉपर के लिए करेंगे, Cu के लिए। तो कॉपर के लिए बच्चों, अब देखो दोनों सीरीज में है, तो जो हीट यहां से फ्लो होगा वही हीट सब जगह से फ्लो होगा सीरीज में, ये तो पक्की बात है। तो जंक्शन का टेम्परेचर मान लो T0, जंक्शन का टेम्परेचर आपने T0 मान लेना है। तो देखो अगर यहां से H फ्लो हो रहा होगा तो बच्चों यहां से भी H ही फ्लो हो रहा होगा। तो पहले कॉपर की बात करोगे तो H इक्वल्स टू 9K। 9K क्यों माना हमने, तो स्टील का अगर हम लोग K मान रहे हैं तो इसका 9 टाइम्स है, तो इसका 9K हो जाएगा। तो सीधी सी बात है 9K इंटू एरिया, है ना, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया, इंटू 100 माइनस T0 डिवाइडेड बाई 18 सेंटीमीटर। ये हो गया 18 सेंटीमीटर, ये कॉपर का हो गया। अगर बात करें हम लोग किसकी, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, अगर बात करें स्टील की, तो स्टील के लिए, स्टील के लिए जो है हमारा क्या हो जाएगा, स्टील में भी वही H जाना है बच्चों। तो H वही जाना है, लेकिन लिखोगे K इंटू A। इसकी कंडक्टिविटी K है, एरिया वही लेंगे, और टेम्परेचर T0, और यहाँ का टेम्परेचर, इस एंड का टेम्परेचर, तो इस एंड का टेम्परेचर यहाँ पे शायद नहीं दिया हुआ है ना, तो ये छूट गया होगा। तो आप क्या करो, कुछ मान लो, इसको मान लेते हैं हम लोग 0 डिग्री, ठीक है ना, देना चाहिए था, ये मिसप्रिंट हो गया। ओके, कोई बात नहीं। चलो, तो T0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6। ओके, क्योंकि इसकी लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो T0 अपने को फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों को इक्वेट कर लो, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट तो दोनों में सेम ही होगा। तो यहाँ से 9KA इंटू 100 माइनस T0 डिवाइडेड बाई 18 इक्वल्स टू KA T0 अपॉन 6। अब तो कुछ है नहीं बच्चे, सॉल्व हो जाएगा। KA कैंसिल हो गया, और ये 6 से ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो अब देखो इधर क्या है, इधर आएगा आपका 900 माइनस 9 T0, और ये आपका 3 इधर आ गया, तो ये हो गया आपका 3 T0। ओके, तो 3 T0 आपका यहाँ पे हो गया। तो इसको इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा आपका टोटल 9 प्लस 3, तो 9 प्लस 3 12 T0। सो 12 T0 इक्वल्स टू 900। सो T0 इक्वल्स टू 900 बाई 12। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, तो दिस इज 300, 3 से अगर काटें तो, एंड दिस इज 4। तो यस, ये 4, 3 चौके 12, और ये 3, तो ये आपका अल्टीमेटली कट गया 75 डिग्री, ठीक है ना। तो आंसर आएगा बच्चों यहाँ पे 75। तो आपके लिए बहुत मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं होना चाहिए, सॉल्व हो जा रहा होगा ये सब। मैंने बस यहाँ पे यही था, एक मिस्टेक हो गया, आपका ये टेम्परेचर दिया हुआ होना चाहिए था, वो नहीं दिया हुआ है। तो अगर मान लो एग्जाम में भी ऐसा प्रॉब्लम आती है तो कुछ इस प्रकार के आर्ग्यूमेंट आप कर सकते हो कि अगर इधर 100 है तो उधर हम लोग 0 मान के चल सकते हैं।
ठीक है ना दोस्तों, हालांकि देना चाहिए था। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या बोल रहा है कि टू आइडेंटिकल वेसल मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल हैविंग कंडक्टिविटी K1 एंड K2 completely filled with ice at 0 degree. Due to temperature of surrounding, ice in two vessels melts in 25 and 20 minutes respectively. The ratio of conductivity. अब देखो भाई कितना सिंपल है ये। मेरा क्या कहना है कि सबसे पहली बात है दो आइडेंटिकल वेसल। तो वेसल जो है हर तरीके से आपका मान के चलो कि सेम है ना। तो उसके अंदर आपके आइस है अंदर में, अब ये दूसरा वेसल भी है, तो दोनों में आइस है। तो जो हीट है वो आपका सराउंडिंग से इसके अंदर फ्लो होके आएगा। जो हीट है आपकी वो आपका कहाँ से आएगा? सराउंडिंग से, ठीक है ना। इसमें हम लोग कलर वगैरह आराम से चेंज कर सकते हैं। तो मान लो हीट सराउंडिंग से आएगा तो दोनों मेल्ट करेगा। फिर क्या बोल रहा है बच्चों कि जो टेम्परेचर सराउंडिंग का है अंदर का है वो सब कुछ सेम है, बस फर्क किस में आ रहा है? तो K1 और K2 में, ठीक है ना। तो आपको पता है फॉर्मूला, आपको पता है फॉर्मूला कि जो फॉर्मूला है आपका वो होता है H इक्वल्स टू Q/T। अब यहाँ पे एक बात गौर करना, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ आइस है तो दोनों को पिघलने के लिए सेम हीट चाहिए, लेकिन दोनों वेसल की कंडक्टिविटी अलग अलग है। तो इसका मतलब है दोनों का जो आपका हीट करंट होगा वो अलग अलग होगा। तो हीट अगर इधर हीट करंट इसमें H1 है तो टाइम भी इसमें T1 लगेगा। दूसरे का हीट करंट H2 है तो ऑटोमेटिकली टाइम भी आपका T2 लगेगा, ठीक है। हालांकि दोनों में हीट की जो मात्रा होगी वो सेम होगी, क्योंकि दोनों का आइस का अमाउंट भी सेम है। तो आइस को पिघलने के लिए जितना हीट चाहिए वो दोनों ही केस में क्या होगा बच्चों? सेम होगा। तो सेम होगा यानी Q सेम होगा। तो ऑटोमेटिकली आप H1 इंटू T1 को H2 इंटू T2 के इक्वेट कर दो। तो H1 इंटू T1 इक्वल्स टू H2 इंटू T2, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो। तो अब देखो जितना भी ज्योमेट्रिकल डायमेंशन है, चाहे वो एरिया को लेके हो या लेंथ को लेके हो, वो सब तो दोनों का सेम है। जो फर्क आ रही है वो किस में आ रही है? तो फर्क आ रही है कंडक्टिविटी में। कंडक्टिविटी क्या है आपका? K1 एंड K2। तो सीधी सी बात है बच्चों, तो जब इन दोनों को इक्वेट करना है तो H1 में जब तुम लिखोगे तो इधर लिखोगे K1 इंटू एरिया, टेम्परेचर डिफरेंस के लिए डेल्टा T, मान लो थिकनेस लेंथ जो भी है वो है x, इंटू टाइम हो गया T1। समझ रहे हो ना। दूसरे वेसल के लिए K2, फिर एरिया, फिर डेल्टा T इंटू T2 डिवाइडेड बाई x। तो बाकी सारे ज्योमेट्रिकल पैरामीटर सेम है तो सब तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो K1 T1 इक्वल टू K2 T2। तो आपको रेशियो किसका पूछ रहा है? K1 अपॉन K2 का। तो ऑटोमेटिकली आप लिख सकते हो K1 अपॉन K2 इक्वल्स टू T2 अपॉन T1। ऐसा क्यों कर पाए बच्चों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा है ये बाकी सारा फैक्टर, जैसे ये A X ये सब तो कैंसिल ही हो जाएगा, है ना। डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस, तो बचेगा K1 T1, इधर बचेगा K2 T2। और टाइम देख लो कितना कितना दिया हुआ है, 25 मिनट्स 20 मिनट्स। तो 25/20। तो दूसरा ये देखो रेशियो में ना गड़बड़ नहीं करना है, एग्जाम में यही सब मिस्टेक होता है। ये आपका T2 है और ये आपका क्या है? T1। याद रखिएगा पहले T1 रिस्पेक्टिवली वर्ड का ध्यान रखना है अपने को, और K1/K2 चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों T2 जो है, T2 अपना कितना है? 20। तो T2 20 है तो ऑटोमेटिकली हम लोग 20/25, तो 20/25 ये 4/5 हो गया। तो 4/5 हो गया तो आंसर जो आपका है वो आ जाएगा सेकंड नंबर। ओके, तो जल्दी से लिख लो। क्वेश्चन नंबर 8,
अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, टू सिलिंड्रिकल रॉड्स ऑफ सेम मटेरियल हैव सेम टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देयर एंड्स, द रेशियो ऑफ हीट ऑफ फ्लो जो है वो है 1:8, तो रेडियाई ऑफ रॉड्स आर इन रेशियो ऑफ 1:2। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। पहली बात, जो आपका यहां पे दो सिलिंड्रिकल रॉड है, तो दो सिलिंड्रिकल रॉड है इस तरीके से। अब क्या बोल रहा है कि दोनों का मटेरियल सेम है, सेम मटेरियल, मतलब इसकी कंडक्टिविटी K तो इसकी भी कंडक्टिविटी K, दोनों की कंडक्टिविटी क्या है K। टेम्परेचर डिफरेंस दोनों का सेम है, मतलब यहां TH और TC अगर ले रहे हो तो बच्चों यहां भी TH और क्या लेना होगा तुम्हें TC, ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का जो रेशियो है, देखो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू देम इज 1:8, है ना। तो इसमें अगर हीट करंट अगर आप मान रहे हो, अगर इसमें हीट करंट आप मान रहे हो H, तो इसमें आपका हो जाएगा 8H, इसमें H तो इसमें कितना हो जाएगा बच्चों 8H। ओके चलो आगे देखते हैं। फिर उसका जो रेडियाई का रेशियो है, देखो रेडियाई का रेशियो वो कैसे है 1:2 में, रेडियाई का जो रेशियो है वो है 1:2। तो एरिया तो जानते हो ना, एरिया जो आपका होता है बच्चों πr² होता है, तो रेडियस अगर 1:2 में है तो ऑटोमेटिकली जो एरिया होगा, एरिया यानी A1:A2 अगर करना चाहेंगे तो वो हो जाएगा 1:4 में, एरिया 1:4 में होगा। तो इसका एरिया अगर तुम A मान रहे हो तो इसका एरिया मानना पड़ेगा तुमको 4A, ठीक है। चलो तो पूछता है लेंथ का रेशियो, तो मान लेते हैं इसका लेंथ L1 है, इसका लेंथ L2 है। तो अब तो कुछ करना ही नहीं है आपको, अब कुछ करना नहीं है, अब तो सीधा आप क्या कर दोगे। तो अब देखो पहला जो है पहले वाले रॉड के लिए H = K × A × डेल्टा T अपॉन L1, ठीक है। दूसरा क्या लिखोगे 8H = कंडक्टिविटी, तो सेम मटेरियल है तो K, एरिया आप लिखोगे 4A, उसका A लिख रहे हो तो इसका 4A × डेल्टा T, ठीक है, डिवाइडेड बाई आपका क्या होगा यहाँ पे डिवाइडेड बाई लेंथ लिख दोगे L2, ओके, लेंथ लिख दोगे L2। अब इन लोगों को डिवाइड कर दो आपस में, तो आपस में डिवाइड कर दोगे, दिस इज 1 दिस इज 2, तो बच्चों 1:2 1/2, तो डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 1/8 इधर, और बाकी इसमें डिवाइड करोगे तो K से K कैंसिल हो जाएगा, A कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा T कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर में रहेगा 1/L1 और नीचे क्या बचेगा बच्चों 4/L2, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये इस तरीके से आ जाएगा आपका यहाँ पे 1/8 = L2/4L1, नहीं L1 इसके डिनोमिनेटर में, वो इसके साथ आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हमको निकालना किसका है दियर लेंथ, तो याद रखना लेंथ भी L1/L2 ही निकालेंगे। तो L1/L2 करेंगे तो यहाँ पे सीधी सी बात है L1/L2 जो हो जाएगा, तो L1 इधर ले जाओ, L2 नीचे इधर ले आओ, तो L1/L2 हो जाएगा 8/4, तो 8/4 हो जाएगा आपका कितना 2:1, तो आपका आंसर आ जाएगा नंबर 1। क्लियर है दोस्तों, चलो जल्दी से लिख लो इसे। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो बहुत मुश्किल तो नहीं है, वायर A एंड B है, आइडेंटिकल लेंथ है, सही है। तो सबसे पहले लेंथ क्या है बच्चों आइडेंटिकल, सेम लेंथ है। सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है उसका रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है A का रेडियस B के रेडियस का दोगुना है, तो ऑटोमेटिकली A का जो एरिया होगा, ठीक है ना, A का एरिया जो होगा A1 =
4 इंटू A2 होगा। अगर बच्चों रेडियस 2 गुना है इसका, यानी RA 2 गुना है B का, तो एरिया तो 4 गुना होगा, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर होता है। अच्छा, टेम्परेचर डिफरेंस दोनों का सेम लेना है, ठीक है ना, दोनों का क्या लेना है बच्चों, सेम लेना है। और बोथ वायर्स कंडक्ट्स हीट एट सेम रेट, दोनों ने हीट सेम रेट से कंडक्ट करना है। तो रिलेशन बताना है आपको थर्मल कंडक्टिविटी के बीच, यानी Ka और Kb के बीच। तो सीधी सी बात है, एक बात समझो कि हीट का जो रेट है वो क्या है, सेम। तो कुछ नहीं करना है आपको, तो हीट का रेट सेम करना है। तो पहले लिखो इसके लिए, पहले आप A के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे, A के लिए Ka इंटू एरिया लिख दो। तो A1, तो मान लेते हैं इसके एरिया को अगर A मान लें तो ऑटोमेटिकली A1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4A। तो जहां A1 लिखना है वहां हम लिख देंगे 4 इंटू A इंटू टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T डिवाइडेड बाई लेंथ। अब लेंथ क्या है दोनों का, आइडेंटिकल, तो लेंथ L लिखेंगे। और इसके लिए भी आप Kb लिख दो, इसके लिए Kb लिखोगे, है ना। तो इसके लिए Kb लिखेंगे हम लोग, Kb। तो Kb और इंटू एरिया क्या लेंगे बच्चों, तो एरिया लेंगे इसका A, टेम्परेचर डिफरेंस वही डेल्टा T, एंड डिवाइडेड बाई लेंथ भी आप क्या लेंगे, L। तो कुछ तो था ही नहीं इसमें, सब कैंसिल हो जाएगा। तो आपका यहाँ से डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया। तो आपको पूछ रहा है थर्मल कंडक्टिविटी, तो सीधी सी बात है, क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग का ये हो जाएगा 4K इंटू A इक्वल्स टू Kb, है ना, 4Ka इक्वल्स टू Kb। है कोई चॉइस में, यस। अब देखो चॉइस भी देखना इंपॉर्टेंट होता है। तो 4Ka इक्वल टू Kb, तो इसको लिख सकते हैं K इक्वल टू Kb बाई 4। तो ये हमारा आंसर सेकंड आ जाएगा। तो इसको जल्दी से लिख लीजिए, सॉल्व हो गया होगा, हमको लगता नहीं है कि इन सब में कोई दिक्कत आपको आ रही होगी। चलो लिख लो। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या लिखा हुआ है बच्चों कि 4 rods of same material having different radii and length are used to connect two reservoirs। रिजर्वॉयर्स का मतलब हो गया कि दो ऐसा जगह जिनके बीच में हीट आपको फ्लो करवाना है, और यहां बीच में ये रॉड आपको लगाना है, ठीक है, एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट्स मोस्ट हीट, इसमें से कौन सबसे ज्यादा हीट जो है ज्यादा तेजी से कंडक्ट करेगा, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंडक्ट मोस्ट हीट। तो बच्चों एक बात समझो, हमारा जो हीट फ्लो का जो फॉर्मूला है वो है डेल्टा T अपॉन R। तो जिसका R सबसे कम होगा उसकी हीट फ्लो सबसे ज़्यादा होगी। तो R का क्या फॉर्मूला है, तो R का फॉर्मूला है L अपॉन KA, है ना। और इस एरिया में कौन छुपा हुआ है बच्चों, एरिया में छुपा हुआ है पाई R स्क्वायर। तो अल्टीमेटली R की वैल्यू जो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी किसके, L अपॉन R स्क्वायर के। तो L अपॉन R स्क्वायर का रेशियो जिसका सबसे कम होगा उसका रेजिस्टेंस भी सबसे कम होगा, और जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा उसकी हीट फ्लो सबसे ज़्यादा होगी। तो वहाँ से तुम अब चेक करो, तो वहाँ से अब तुमको एक एक चॉइस करके चेक करना होगा, और फिर यहाँ से देखो तो तुम्हें पता लग जाएगा कि इसमें से कौन सा जो है वो सबसे आराम से हीट कंडक्ट करेगा। तो देखो सबसे पहली बात, इसमें देखो कि रेडियस जो है इसका 2 सेंटीमीटर है, और इसका भी रेडियस 2 सेंटीमीटर, लोग तुरंत सेलेक्ट कर लेंगे, रेडियस 2 सेंटीमीटर है, और इसका लेंथ है 0.5 और इसका लेंथ है 2 मीटर। तो सीधी सी बात है, मेरे को तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, यहाँ पे सीधा आंसर हो जाएगा 1। कहोगे इन लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचे, बच्चे देखो पहली बात है रेडियस का स्क्वायर,
इसका रेडियस है 0.5, इसका है 1 और ये है 2। तो ऑलरेडी नंबर 2 और ए का जो एरिया है वो 4 गुना ज़्यादा हो चुका है। तो इससे तो किसी भी स्थिति में वो ज़्यादा होगा ही होगा, ये तो तुम मान के चलो, ठीक है। अब रहा बात इन दोनों को कंपेयर करने का, तो इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो इसका लेंथ ज़्यादा है, इसका लेंथ भी कम है, रेडियस भी है। तो सीधा आंसर इसका 10th का हो जाएगा 1। तो 10th का आंसर 1 हो जाएगा। 1 नंबर चॉइस जो है सही है। आई होप कि आ गया होगा आपका। चलो आगे देखते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 11। उसमें लिखा हुआ है कि एक वॉल है जिसमें आपका जो लेयर है ए और दूसरा लेयर है बी, ईच मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। दोनों अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है, दोनों का थिकनेस सेम है। थर्मल कंडक्टिविटी जो है ऑफ मटेरियल ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी। ओके, जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो ए का कंडक्टिविटी जो है वो ट्वाइस है दैट इज ऑफ बी। अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द वॉल, यहाँ छूट गया है, यहाँ W लिख लेना, वॉल इज 36 डिग्री। द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द लेयर ए इज। तो पहले देखो इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। देखो ये पूरी दीवार हो गई, इसमें ये है लेयर ए और ये है लेयर बी। ओके, अब दोनों का थिकनेस, दीवार की थिकनेस सेम है, तो इसकी भी x, इसकी भी x। ओके, दोनों की थिकनेस x। फिर उसके बाद एरिया अगर ले लें इसका a, तो इसका भी एरिया होगा a। एरिया को कैपिटल A से इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि उसका नाम रख दिया हमने। फिर थर्मल इक्विलिब्रियम बोल रहा है। अच्छा एक बात है, ये सीरीज में है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी सेम होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है बच्चों कि जो कंडक्टिविटी है ऑफ मटेरियल ए इज ट्वाइस। तो मटेरियल ए का जो कंडक्टिविटी है ट्वाइस मतलब 2K है, किसके, बी के। तो बी का मान लो K, तो बी का अगर K मानते हो तो ए का कितना हो जाएगा 2K। तो कहता है कि टोटल जो डिफरेंस है, द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द वॉल, पूरे वॉल के क्रॉस है 36। तो बताइए ए के क्रॉस कितना होगा, ठीक है ना। पूरे वॉल के क्रॉस 36 है तो ए के क्रॉस कितना होगा, ये आपको, ये हम लोगों को सॉल्व करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों देखो मुश्किल तो नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं। हम लोग यहाँ पे इस वॉल के जगह एक रेसिस्टेंस बना लिए, एक और रेसिस्टेंस बना लिए। तो यहाँ 2 रेजिस्टेंस हैं और ये दोनों क्या है आपका सीरीज में। ओके, अब देखो इसकी कंडक्टिविटी 2K है और इसकी कंडक्टिविटी K। तो ऑटोमेटिकली अगर इसका रेसिस्टेंस R मानते हो तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2R। कंडक्टिविटी अगर डबल है भाई तो रेजिस्टेंस आधा होगा ना। तो ऑटोमेटिकली R इक्विवेलेंट कितना हो गया बच्चों, तो R इक्विवेलेंट हो गया 3R। अब देखो क्या करना है, अब क्या मजा आएगा। देखो आप पूरे स्लैब का हीट करंट निकालो H। तो पूरे स्लैब के लिए लिखोगे टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T, जो कि कितना है 36 डिग्री। कितना है बच्चों 36 डिग्री। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे करंट में बोलते हैं यहाँ 36 कर दिए, टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया 3R। ओके, अब जो करंट इसमें से जाएगा सीरीज में तो सबसे करंट भी सेम जाना है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसके अक्रॉस ड्रॉप निकालना है, इसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है। तो ऑटोमेटिकली हम लोग फॉर ए, हम लोग ए के लिए काम करेंगे तो उसमें से भी हीट तो H ही जाएगा और उसका टेम्परेचर डिफरेंस को मान लो डेल्टा TA कर लेते हैं। और रेसिस्टेंस कितना है बच्चों R। तो H के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, H की जगह लिख देंगे हम लोग 36 डिग्री बाई 3R इक्वल्स टू डेल्टा TA बाई R। क्लियर है। तो अब यहाँ से R और R कैंसिल हो गया, तो डेल्टा TA जो हो गया टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस A, वो हो जाएगा आपका 12 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आंसर हो गया बच्चों इसका 12 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है। तो थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी भी लगा के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।
दोस्तों अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 में कहता है टू आइडेंटिकल रॉड्स आर कनेक्टेड बिटवीन टू कंटेनर्स, ठीक है ना। वन ऑफ देम इज एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड कंटेनिंग वाटर एंड अनदर इज एट 0 डिग्री कंटेनिंग आइस। एक कंटेनर में वाटर है, दूसरे में आइस है। ओके बच्चों, इफ रॉड्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल द रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस जो है वो क्या है, Q1। और फिर इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द रेट ऑफ मेल्टिंग इज Q2। तो रेशियो देखो बच्चों, क्वेश्चन के लैंग्वेज, ये जेईई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन में पहले Q1 और बाद में Q2 दिया हुआ है। जब रेशियो पूछने की बात आई तो इसने जानबूझ के लिख दिया Q2/Q1। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जबकि पहले में पैरेलल था, बाद में सीरीज, लेकिन रेशियो में ठीक उल्टा कर रहा है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे अभी। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, और इसे सॉल्व करना हम लोग के लिए बहुत मुश्किल नहीं है। सबसे पहले यहां पे हम लोग एक कंटेनर लिए, ठीक है, जिस कंटेनर में आपका है वाटर। वाटर कितना बच्चों, 100 डिग्री सी पे। और एक दूसरा कंटेनर है, वहां तक जाने के लिए पहले आपको दो रॉड्स को कनेक्ट करना पड़ा, और ये दोनों रॉड्स पैरेलल में लगाए गए, और इस कंटेनर में है आइस, ठीक। अब मान लो इसका रेसिस्टेंस R है, इसका R है, तो ऑटोमेटिकली ये तो मान के चलो, और ये 0 डिग्री से, कि यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो होगा वो होगा आपका पैरेलल वाला है बच्चों, H1 मान लो। H1 हो जाएगा आपका डेल्टा T अपॉन, पैरेलल में जानते ही हो, R/2 हो जाएगा ये, ठीक। और H1 के जगह क्या लिख सकते हो, तो H1 क्या है आपका, H1 क्या होता है, Q/T। Q इक्वल्स टू होता है बच्चों M इंटू LF, क्योंकि आइस को पिघलना है ना, यहां से जो हीट जाएगा वो किसको पिघलाएगा, आइस को। तो आइस को जो कितना हीट मिलेगा वो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, MLF, ठीक है ना। तो अब एक काम करते हैं कि इन दोनों, अच्छा यहां पे अगर दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा Q/T और ये हो जाएगा M/T इंटू LF। तो M/T हो जाएगा रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, जो कि क्वेश्चन में बच्चों, क्वेश्चन में इसको ये दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। ये कलर हो सकता है आपको ज़्यादा ब्राइट ना दिख रहा हो, तो रेड से यूज कर लेते हैं। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है कितना, Q1, स्मॉल Q1। तो अब एक, और ये क्या है आपका H, ये क्या है H। तो जहां H है वहां पे आप क्या लिख सकते हो, जहां पे H है वहां पे आप लिख सकते हो। तो H इक्वल्स टू क्या हो गया, Q1, H1 इक्वल्स टू क्या हो गया, Q1 इंटू LF। तो आप सीधा यहां पे लिखो, H1 की जगह क्या लिखोगे, Q1 इंटू LF। ये समझ में आया कैसे हुआ, और ये 2 को उधर ऊपर भेज दो, तो 2 इंटू डेल्टा T अपॉन R। समझ गए बच्चे। तो Q1 LF और 2 इंटू डेल्टा T अपॉन R। ये Q1 कहां से आया, पहले देखो, हीट इक्वल्स टू मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, टाइम से डिवाइड कर दिए दोनों तरफ, तो ये हो गया हीट करंट, और ये हो गया रेट ऑफ मेल्टिंग, जो कि क्वेश्चन में Q1 दिया हुआ है। ठीक इसी तरीके से अब इस कंटेनर को अगर हम लोग बनाए, और रॉड जो दोनों है हमारा, वो दोनों रॉड आपका सीरीज में लगा हुआ है। दोनों रॉड कैसे लगा हुआ है, सीरीज में। तो सीरीज में लगा हुआ है, तो ये हो गया R, ये हो गया R, ठीक है ना। तो सीरीज में अगर बात करें तो हम लोग लिखेंगे H2 इक्वल्स टू डेल्टा T अपॉन 2R। क्लियर। जिस तरीके से H1 इक्वल्स टू Q1 इंटू LF लिख सकते हैं, ठीक इसी तरीके से H2 के जगह हम लोग लिख सकते हैं बच्चों Q2 इंटू LF इक्वल्स टू डेल्टा T बाई 2R। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको, रेशियो पूछा है Q2 अपॉन Q1। तो मान लो ये इक्वेशन 1 है और इस इक्वेशन को मान लो 2। तो एक काम करो, 2 को
1 से डिवाइड कर दो। तो इसको उससे डिवाइड कर दोगे तो देखो LF LF तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा Q2 अपॉन Q1। और इधर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इधर होगा ऊपर में ये डेल्टा टी आर सब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ होगा 1/2 और इधर होगा आपका 2/1। तो अल्टीमेटली एडजस्ट करोगे तो ये 2 डिनोमिनेटर में ही जाएगा तो 1/4। तो आंसर जो होगा वो आ जाएगा 1:4 का, है ना। लेकिन ये याद रखना है बच्चों, यहाँ पे ये आप बिल्कुल याद रखिए कि यहाँ जो रेशियो आपने निकाला है Q2 अपॉन Q1 का, एग्जामिनर ने चालाकी से पूछ लिया। तो ये क्वेश्चन तो आसान है लेकिन बहुत बच्चे जल्दीबाजी में 4:1 भी कर सकते हैं। तो लिख लो इसे। दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 का, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखें, सॉरी तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कन्वेक्शन डज नॉट टेक प्लेस प्राइमरीली। देखो ये क्वेश्चन जो है अगेन आपका, ये क्वेश्चन जो है आपका वो जेईई एडवांस का पूछा हुआ है। तो आपको मैंने सब कुछ बता रखा है, एक सेकेंड, सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। तो सी एंड लैंड ब्रीज, आपको याद होगा समुद्री हवाएं, इसमें भी कन्वेक्शन है, दिस इज ऑल्सो कन्वेक्शन। फिर बॉइलिंग ऑफ वाटर कन्वेक्शन, हीटिंग ऑफ एयर अराउंड फर्नेस। फर्नेस क्या है, जो मैंने आपको बताया था बच्चों, याद करो आप, मैंने आपको बताया था कि जैसे ये मान लो कैंडल है कोई, और कैंडल की जो आपकी लॉ है तो इसके आसपास की हवा गर्म होती है। ठीक इसी तरीके से फर्नेस जो है फैक्ट्री में, जो ब्लास्ट फर्नेस जानते हो जहां आयरन वगैरह को मेल्ट किया जाता है, तो फर्नेस भी एक तरीके से वहां भी जो आसपास की हवा होगी वो ऑटोमेटिकली गर्म होगी। तो हीटिंग अराउंड द फर्नेस, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कन्वेक्शन, ये भी आपका हो जाएगा कन्वेक्शन। ओके, अब ये है वार्मिंग ऑफ ग्लास ऑफ बल्ब ड्यू टू फिलामेंट। अब दोस्तों देखो, जो आपका बल्ब है, ठीक है ना, अब डायग्राम देख के हंसना मत, डायग्राम ऐसा ही बनता है मेरे से। तो ये आपका बल्ब है, तो बल्ब के फिलामेंट से तो आपको पता है ना बच्चे, बल्ब के फिलामेंट से तो लाइट निकलती है, तो लाइट निकलेगी, रेडिएशन निकलेगी, और उस रेडिएशन के रास्ते में ये ग्लास आएगा, तो ग्लास आएगा तो ग्लास क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली ये जो वार्मिंग ऑफ ग्लास बल्ब जो है, ये इसका वजह हो जाएगा रेडिएशन, ये हो जाएगा रेडिएशन। तो आपका ये रेडिएशन का होगा, बाकी ये तीनों जो हैं ऊपर वाले तीनों, ये कन्वेक्शन है और ये क्या हो जाएगा, रेडिएशन। वजह, फिलामेंट से लाइट निकलेगी। लाइट कैसे निकलेगी, तो लाइट तो खैर हीट होने से निकलेगी, आपको पता है, रेडिएशन पहले फिलामेंट गर्म होगी और वहाँ से रेडिएट होगी, और रास्ते में जो भी आएगा वो आपका उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ओके दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे है ये, आपको याद होगा ये क्लास में हमने सॉल्व कर दिया है ऑलरेडी। जो आप ध्यान दीजिए, जो आपको मैंने बताया था कि आपका यहाँ पे एक सिलेंडर अंदर में है, ठीक है ना, याद होगा आपको, क्लास में बता रखा है मैंने ये क्वेश्चन, और इसका के इक्विवेलेंट निकालने को पूछा था आपको। तो ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में फेमस है। इसमें एरिया इंपॉर्टेंट है, अंदर वाला एरिया जो निकालोगे वो निकल जाएगा πr², और बाहर वाला जो एरिया होगा वो 3πr² होगा, क्योंकि टोटल ऑल टुगेदर πr² होगा, लेकिन उसमें से πr घटा लेंगे, ठीक है। और उसके बाद के इक्विवेलेंट आपको निकालना है। तो थर्मल इफेक्टिव, जो इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी दे रहा है, इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, के इक्विवेलेंट। और के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला तुम्हें पता है कि अगर, अच्छा ये पैरेलल में होंगे, क्योंकि ये NTH होगा, ये TC होगा, तो पैरेलल में पता है ना तुम्हें के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, K1A1 प्लस K2A2 एंड डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2, ठीक है ना। तो ये हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन आपको करवाया जा चुका है, तो उस हिसाब से आप देख लो कौन सा आंसर इसका होना है, तो कर भी सकते हो आराम से। देख लो एरिया जो आपका है K2 कौन किसका है, आउटर वाले का है ना, 2r आउटर रेडियस। ओके, तो आउटर वाला में ये आपका 3 आएगा, तो K2 में किस में 3 से मल्टीप्लाई है। ओके, तो आंसर हो जाएगा बच्चों आपका 3rd, ठीक है। चलो आगे देखते हैं।
आगे कौन सा आ गया, अच्छा ये। तो अब दोस्तों 15 नंबर देखते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एक आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें जो रॉड CD है, CD का रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो CD का जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो आप इसको, इस डायग्राम को देखो ऐसे बनाओ। पहले आप, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, एक सेकेंड, पहले देखो ये आपका एक रेजिस्टेंस हो गया, तो इसको ऐसे बनाएंगे, ये R हो गया, ठीक। अब CD के जैसा ये भी एक आइडेंटिकल रॉड है और इसके बीच में जाके टच हो रहा है, तो हम लोग कर देंगे इधर R/2 और इधर कर देंगे R/2। कहोगे ऐसा क्यों कर दिए? तो भाई रेजिस्टेंस के फॉर्मूला में लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो हाफ हाफ लेंथ लिखा हुआ है ना यहाँ पे, मिडिल, मिडिल, आप क्वेश्चन में देखो मिडिल लिखा हुआ है। चलो और क्या पूछ रहा है अपने को? अच्छा, सबका टेम्परेचर दिया हुआ है, यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री, ओके। उसके बाद और कहाँ का टेम्परेचर दिया बच्चों? बी का टेम्परेचर, बी का टेम्परेचर 0 डिग्री, सी का डी का टेम्परेचर, ठीक है ना। तो फाइंड द हीट करंट पूछा। अच्छा, डी का टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्री। चलो अब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले हीट देखते हैं कैसे फ्लो होगा। देखो ये हॉट जंक्शन है, यहां से आया हीट H, ओके। अब ये H में से कुछ हिस्सा चला गया नीचे H1 और कुछ हिस्सा चला गया सामने H2। आपको क्या पूछ रहा है बच्चों? तो आपको पूछ रहा है H1, ठीक है ना। H1 पूछा जा रहा है आपसे और कुछ नहीं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वेरी सिंपल, आप इसको किरचॉफ के जंक्शन लॉ से सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई डाउट। तो सबसे पहले अपने को ये फाइंड आउट करना होगा कि इस जंक्शन का टेम्परेचर कितना है। तो मान लेते हैं इस जंक्शन का जो टेम्परेचर है बच्चों वो है T0, ठीक है। तो पहले इस रॉड के लिए लिखो, तो H की वैल्यू, तो ऑटोमेटिकली दोस्तों H की वैल्यू जो होगी H इक्वल्स टू, यहाँ और यहाँ का बीच का टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस T0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है R/2, ओके। फिर H1 इसमें आ रहा है, H1 की वैल्यू, तो H1 कैसे लिखोगे बच्चों? तो H1 लिखोगे, इसके लिए हॉट जंक्शन ये काम करेगा T0, तो लिखेंगे T0 माइनस 25 अपॉन R। फिर H2 की बात की जाएगी, तो H2 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे, H2 इक्वल्स टू, तो देखो यहाँ T0 है, यहाँ 0 है, तो लिखेंगे T0 माइनस 0 अपॉन R/2। क्लियर है ना। तो अब एक काम करते हैं, जंक्शन लॉ से तुम जानते हो H इक्वल्स टू हो जाएगा H1 प्लस H2। तो H की वैल्यू, तो ये 2 को ऊपर भेज दो, 2 को ऊपर भेज दो, तो 2 को ऊपर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 200 माइनस 2 T0 डिवाइडेड बाई R। H1 कितना हो जाएगा बच्चों? T0 माइनस 25 बाई R, ठीक है। H2 कितना हो जाएगा बच्चों? 2 ऊपर भेज दो, तो T0 माइनस 0, तो ऐसे ही T0 होगा, और 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ये 2 T0 बाई R, ओके। अब सारे R को कैंसिल कर दो, तो अब यहां से देखो, और 25 को उधर भेज दोगे, तो पहले इधर देखो क्या क्या बचेगा। तो 2 T0 इधर आ जाएगा बच्चों, और एक T0 यहाँ, तो टोटल इधर हो जाएगा आपका 5 T0। 5 T0 कैसे हुआ समझ में आया ना? 2, आइए 2 4, एक 5, आइए इधर जाएगा तो 225, 225। सो T0 इज इक्वल टू 225 बाई 5। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यस कैंसिल हो जाएगा। ये कितने में कैंसिल होगा? तो 45 टाइम्स में। तो 45 डिग्री इज द टेम्परेचर, किसका? जंक्शन का।
जंक्शन का टेम्परेचर आ गया 45 डिग्री। तो जंक्शन का टेम्परेचर अगर 45 डिग्री है तो आपको पूछ किसका मान रहा है कि इसमें कितना हीट जा रहा है, H1। तो H1 की वैल्यू निकाल दो। तो H1 की वैल्यू निकालेंगे तो H1 इक्वल्स टू, अब यहाँ 45 है, यहाँ 25 है, तो 45 माइनस 25, ठीक है, ये हो गया डिफरेंस 45 माइनस 25। और रेसिस्टेंस R है और R की वैल्यू दी गई है 0.5 केल्विन पर वाट। तो कहोगे यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड है और नीचे यहाँ केल्विन में है, तो मैंने तो बताया था ना डिफरेंस में कोई दिक्कत नहीं है। तो डिफरेंस है ना भाई, डिफरेंस डिग्री में लो केल्विन में लो सेम लोगे, तो सीधा 5 से डिवाइड कर दो। तो 45 में से 25 आया तो कितना हुआ 20 अपॉन 5 4। तो दोस्तों 4 वाट आंसर आएगा। 4 वाट का मतलब हो गया 4 जूल पर सेकेंड। तो दिस इज द राइट आंसर, जो कि आपका इस सेक्शन में हीट चल रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि सॉल्व हो गया होगा, तो लिख लो। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। और ये 16 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, ये आपको मैंने ऑलरेडी क्लास में अच्छे से सॉल्व कर दिया है। जब थ्योरी हम लोग पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको बता दिया है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। याद करो ये ड्रम था आपका, है ना, और इसमें धीरे धीरे आइस की लेयर जम रही थी। तो जो हमने x का टाइम के फंक्शन में निकाला था तो इसमें आपको मैंने बता रखा है, तो 16 बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका है ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का है। ये गलती से यहाँ पे आ गया बच्चों, तो इसको आप स्किप करो, मैं वहाँ दे दूँगा। रही बात इस क्वेश्चन की, तो इसमें तो कुछ है नहीं, ये तो सिंपल है। आपका 3 रॉड्स हैं A, B और C। तो पहले तो कह रहा है कि तीनों की कंडक्टिविटी Ka, Kb और Kc है। AB को रखा गया है सीरीज में, मतलब कि ये मान लो अगर आपका ये आपका जो है वो A है, मान लो ये आपका A है और ये आपका B है, ठीक है। अच्छा, सबका डायमेंशन सेम, मतलब लेंथ वगैरह सेम है, L। तो ये आपका A है और ये बच्चों B है। और ये तीसरा रॉड जो है वो आपका हाफ ऑफ द लेंथ है। तीसरा जो है इसका, इस पूरे कॉम्बिनेशन का के हिसाब से तो देखें तो आधा ही लेंथ है। तो कह रहा है कि आपका C इज प्लेस सेपरेटली। देखो C को एकदम अलग रखा गया सेपरेटली। और टेम्परेचर डिफरेंस जो है सेम मेंटेन किया गया, ठीक है ना, सेम टेम्परेचर डिफरेंस, देखो ना सेम टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। और दोनों हीट भी सेम कंडक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि यहाँ पे बात ये आ रही है कि ये दोनों सीरीज में है, तो इसका मतलब इसका जो R इक्विवेलेंट है इसके बराबर होगा। तो ये R1 प्लस R2 इक्वल्स टू R, सीधी सी बात है। इसका टोटल रेजिस्टेंस इसके बराबर है, तभी तो हीट का प्रोडक्शन दोनों में, हीट का कंडक्शन दोनों में सेम चल रहा है। अब इसके R1 के लिए क्या लिखोगे, तो लिखोगे L अपॉन Ka इंटू एरिया लिखोगे A, प्लस L अपॉन KB इंटू एरिया A, और ये हो जाएगा C का। तो C का लिखेंगे L अपॉन KC इंटू एरिया A। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, सीधा सीधा ये L सब कैंसिल कर दो, तो 1 अपॉन KC, ठीक है ना, 1 अपॉन KC इक्वल्स टू 1 अपॉन Ka प्लस 1 अपॉन Kb। तो Kc इक्वल्स टू, सॉल्व कर लोगे एकदम आराम से, तो ये आ जाएगा Ka इंटू Kb डिवाइडेड बाई Ka प्लस Kb। तो ये आंसर आ जाएगा इसका नंबर 2। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर आपने जो K इक्विवेलेंट निकालने के लिए बताया था उसके हिसाब से ये नहीं आ रहा है। दोस्त कहाँ मिस्टेक हो रहा है तुमसे समझो। जब हम लोग K इक्विवेलेंट निकालते हैं तो ये लेंथ को इसके इक्वल करते हैं, वहाँ पूरा इक्वल करते हैं।
यहाँ ऐसा कोई के इक्विवेलेंट वाली बात नहीं है, ये तीनों अलग अलग रॉड हैं और इनको रिलेट करने को कहा गया। समझ गए ना बात को? तो वहाँ अगर इसको हम लोग इक्वल लेंथ पे लेते तो यहाँ 2L लिखते, तब आपका वही फॉर्मूला आता जो हम लोग सीख चुके हैं, दैट इज़ आपका वहाँ पे करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसको लिख लो आप, और फिर तो ख़त्म हो गया। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो हम लोग कंपटीशन वाला सीरीज़ करेंगे तो उसमें आपको हीट ट्रांसफ़र और कैलोरीमेट्री पे जितने क्वेश्चन आए हैं उसका एक DPP बना के मैं दूंगा और उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके।